स्टूडेंट्स, आज मोशन चैप्टर का 6 लेक्चर है और हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे डील करेंगे जो कि अक्सर बच्चों को कंफ्यूज करता है ना। उन क्वेश्चंस को हम समझ लेते हैं एक एक करके। इसके बाद हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखेंगे आज ही के सेशन में। तो पहला सवाल है यहाँ पे, आर रेस्ट एंड मोशन अब्सोल्यूट टर्म्स। क्या रेस्ट और मोशन अब्सोल्यूट टर्म्स है? तो आंसर होगा नहीं। ठीक है, नो, ये अब्सोल्यूट टर्म्स नहीं है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई आर रेस्ट एंड मोशन रिलेटिव टर्म्स। रेस्ट और मोशन रिलेटिव टर्म्स क्यों है? ठीक है, तो इसको हम सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हैं। ठीक है, सपोज करते हैं हम लोग यहां पर कोई मैन है ए, ये रोड के किनारे खड़ा है, ठीक, और ये कोई व्हीकल है, इस पे दो और लोग हैं, इसका नाम हम ए रखते हैं। दो और लोग हैं यहाँ पे, बी और सी। ठीक है, ये बस जो है वो मूव कर रही है ना, इस डायरेक्शन में वो मूव कर रही है धीरे धीरे। ठीक, तो ए के लिए सी जो है वो मोशन में है, क्योंकि ए के रिस्पेक्ट में सी अपना पोजीशन चेंज कर रहा है ना। सी की पोजीशन हर इंस्टेंट चेंज हो रही होगी। जैसे किसी टाइम पे वो यहां है सी, तो थोड़े टाइम बाद सी दूर चला जाएगा। ये बी है और ये सी है, थोड़े टाइम बाद वो दूर चला जाएगा। तो सी क्या कर रहा है? ए के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, तो सी मोशन में है। किसके लिए? ए के लिए। ठीक, बट बी और सी के बीच का जो डिस्टेंस है किसी टाइम पे, वही डिस्टेंस थोड़ी देर बाद भी दोनों के बीच रहेगी। तो बी के लिए सी जो है वो रेस्ट पे है। ठीक है, बी के रिस्पेक्ट में सी ने अपना पोजीशन चेंज नहीं किया है। ठीक, बी के लिए सी जितनी दूरी पे यहां है उतनी ही दूरी पे यहां भी था। ठीक है, तो इसीलिए हम रेस्ट और मोशन को रिलेटिव टर्म्स मानते हैं। ठीक है, एक ही चीज, जैसे कि सी ए के लिए मोशन में है और वही सी बी के लिए रेस्ट में है, इसीलिए हम रेस्ट और मोशन को रिलेटिव टर्म्स मानते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, डिफाइन पोजीशन। पोजीशन को डिफाइन कीजिए। तो पोजीशन का डेफिनेशन बहुत सिंपल है। पोजीशन क्या होता है? ये होता है द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन स्पेस विथ रिस्पेक्ट टू का शॉर्ट होता है W.R.T, विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। या फिर अगर ऑब्जर्वर नहीं लिखना चाहें तो ऑब्लिक दे करके आप लिख सकते हो रेफरेंस पॉइंट। ठीक, रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इसी ऑब्जेक्ट के लोकेशन को हम पोजीशन कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, कैन डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाई अ मूविंग बॉडी जीरो। क्या एक मूविंग बॉडी जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है, क्या वो जीरो हो सकता है? तो हो सकता है। आइए देख लेते हैं कैसे। ठीक है, तो आंसर है यस, जीरो हो सकता है। ठीक, कैसे जीरो होगा? चलिए मान लेते हैं ये पॉइंट ए है और इस पॉइंट से सर्कुलर पाथ में है ना, सर्कुलर पाथ में कोई ऑब्जेक्ट चलता है ना। पॉइंट ए से स्टार्ट करता है, सर्कुलर पाथ से चलता हुआ वो वापस यहीं आ जाता है। ठीक, जहां से चला था वहीं आ जाता है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट इस केस में क्या हो गया?
0 हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? कैन डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाई अ मूविंग बॉडी 0? तो आंसर होगा यस। व्हेन एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट एंड गोज टू अनदर पॉइंट एंड कम बैक टू द सेम पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाई सेइंग दैट द एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी इज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर? ठीक है, एक बॉडी का एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ऐसा अगर हम कहते हैं तो इसका क्या मतलब होता है? ठीक, इसका मतलब ये होता है कि हर सेकेंड वो बॉडी अपनी स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड बढ़ा रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर वो पहले सेकेंड में उसकी स्पीड थी 10 मीटर पर सेकेंड, तो एक सेकेंड बाद यानी कि 11 सेकेंड में उसकी स्पीड हो जाएगी 13 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर 12 सेकेंड में उसकी स्पीड हो जाएगी 16 मीटर पर सेकेंड, यानी हर सेकेंड उसकी स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड बढ़ती चली जाएगी। ये होता है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन होने का मतलब। चलिए नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चंस है। When do we say that a body is retarding or decelerating? हम कब कहते हैं कि एक बॉडी रिटार्ड हो रही है या डिसिलरेट हो रही है? ठीक है, डिसिलरेट होना या रिटार्ड होना एक ही चीज है ना? तो when an object decreases its speed or magnitude of velocity, then we say that a body is retarding. जब एक बॉडी अपनी स्पीड को डिक्रीज करता है या वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को धीरे धीरे कम करता है, तब हम कहते हैं कि वो बॉडी रिटार्ड हो रही है। ठीक, इसका एक सिंपल एग्जांपल भी आप समझ सकते हो। जैसे कोई फास्ट मूविंग गाड़ी है और वो ब्रेक अप्लाई करता है, तो ब्रेक अप्लाई करता है तो क्या होता है? उसकी स्पीड धीरे धीरे कम हो रही है, तो हम कहेंगे कि वो व्हीकल रिटार्ड हो रही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड? ठीक है, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड में क्या फर्क है? तो इसको हम यहां पे पॉइंट वाइज बता देते हैं। एवरेज स्पीड इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, तो एवरेज स्पीड क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज टोटल डिस्टेंस कवर्ड। इट इज डिफाइंड एज टोटल डिस्टेंस कवर्ड divided by total time taken। ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस कवर्ड को जब हम टोटल टाइम टेकन से डिवाइड करते हैं तब हमें एवरेज स्पीड मिलती है। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है? इट इज द स्पीड ऑफ an object at an instant of time। ठीक है, ये टाइम के किसी इंस्टेंट पर किसी ऑब्जेक्ट का मोशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस सॉरी ये तो हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, कैन बी अ बॉडी बी एक्सेलरेटेड इफ इट इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी? ठीक है, अगर एक बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो क्या वो एक्सेलरेटेड बॉडी होगा? तो आंसर है नहीं, है ना?
ऐसा नहीं हो सकता, ठीक, क्योंकि एक्सेलरेटेड होने के लिए उसका वेलोसिटी चेंज होना चाहिए, ठीक है। जब तक किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी चेंज नहीं होगा तब तक वो एक्सेलरेटेड नहीं हो सकता। और यहां हम देख रहे हैं कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो इसलिए वो एक्सेलरेटेड नहीं हो सकता। एक्सेलरेटेड होने की शर्त है वेलोसिटी चेंज होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन अ बॉडी एट रेस्ट बी इन मोशन? गिव एन एग्जांपल। कोई बॉडी रेस्ट में है तो क्या वही मोशन में हो सकता है? तो आंसर है यस, ऐसा हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहीं पे हम समझ सकते हैं, ये जो बोर्ड है ना, ये मेरे लिए क्या है, रेस्ट में है ना। मैं एक ऑब्जर्वर हूं और मेरे लिए इसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, तो ये रेस्ट पे है, ठीक। लेकिन इसी के बगल में अगर कोई एक रोड हो और वहां से कोई ऑब्जर्वर व्हीकल से जा रहा हो, है ना, कोई ऑब्जर्वर चल रहा हो, तो उसके लिए ये बोर्ड जो है वो मोशन में हो जाएगा, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर का कंडीशन क्या है, ऑब्जर्वर किस कंडीशन में है। अगर ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है तो ये रेस्ट में होगा, और अगर ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन चेंज हो रहा है तो ये मोशन में होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि एक बॉडी अगर रेस्ट पे है तो वही मोशन में भी हो सकता है, क्योंकि रेस्ट या मोशन रिलेटिव टर्म्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड बी इक्वल? क्या एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड इक्वल हो सकता है? तो जनरली तो नहीं होता, लेकिन हो सकता है इक्वल, ठीक है। कब होगा? जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन कर रहा हो, ठीक। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? यस, एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड कैन बी इक्वल व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। चलिए, तो ये थे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस। अब हम न्यूमेरिकल्स देखते हैं, जो कि बेस्ड होगा डिस्टेंस पे, डिस्प्लेसमेंट पे, वेलोसिटी पे, स्पीड पे और एक्सेलरेशन पे। तो ये क्वेश्चन है, इफ अ बॉडी कवर्स 3 इक्वल डिस्टेंसेस विथ स्पीड्स v1, v2 एंड v3, देन व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी? ठीक है, यहाँ पे सवाल एवरेज स्पीड पे है, ठीक। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि एवरेज स्पीड होता क्या है, ठीक है। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स? एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, ये होता है एवरेज स्पीड। तो हमें पहले टोटल डिस्टेंस मालूम करना पड़ेगा, फिर टोटल टाइम मालूम करना पड़ेगा, ठीक, तब जाकर के हमें एवरेज स्पीड मिलेगी। तो सवाल में क्या कह रहा है? 3 इक्वल डिस्टेंसेस है, ठीक है। चलिए, तो यहां पे हम ले लेते हैं पॉइंट ए बी, ये एक डिस्टेंस हुआ। फिर यहां पॉइंट सी ले लेते हैं, ये दूसरा डिस्टेंस हुआ। और यहां पर एक पॉइंट डी ले लेते हैं, ये तीसरा डिस्टेंस हुआ, ठीक है। ये तीनों इक्वल डिस्टेंसेस है, ठीक। तो चलिए, इक्वल है तो हम सबको सेम लेटर से दिखा देते हैं। बेहतर होगा कि हम एस यूज करें, ठीक है, एस। ये वाला डिस्टेंस भी एस हो जाएगा और ये वाला डिस्टेंस भी एस हो जाएगा। 3 इक्वल डिस्टेंसेस कवर करता है। फर्स्ट डिस्टेंस वो v1 स्पीड से कवर करता है, ठीक है। सेकेंड डिस्टेंस वो v2 स्पीड से कवर करता है और थर्ड डिस्टेंस v3, ठीक है।
तो हमें टोटल डिस्टेंस चाहिए, तो टोटल डिस्टेंस तो मिल जाएगा s प्लस एस प्लस एस 3s। अब टोटल टाइम भी चाहिए, तो यहां से यहां तक का टाइम निकालेंगे हम लोग, ठीक है। तो टाइम इक्वल टू क्या फॉर्मूला होगा, देखिए स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाई टाइम। तो आप यहां से देख सकते हो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड बाई सॉरी डिस्टेंस बाई स्पीड हो जाएगी, ठीक। तो फर्स्ट में जो टाइम लगा होगा, चलिए हम उसे t1 से दिखाते हैं, तो हो जाएगा s बाई v1। यहां जो टाइम लगा होगा वो हो जाएगा s बाई v2, और c से d तक जो टाइम लगा होगा वो लगा होगा s बाई v3, ठीक है। तो अब हम तीनों को ऐड कर देंगे तो टोटल टाइम मिल जाएगा, ठीक। तो यहां से हम ले लेते हैं टोटल टाइम, ठीक। तो टोटल टाइम हो जाएगा t1 यानी कि s बाई v1 प्लस t2 s बाई v2 प्लस t3, मतलब s बाई v3, ठीक। तीनों को जब हम, तो यहां हो जाएगा v1 v2 v3, तीनों का एलसीएम हो जाएगा, v1 से v1 कैंसिल हो जाएगा, यहां हो जाएगा s v2 v3 प्लस v2 से v2 कैंसिल हो जाएगा तो v1 v3 बचेगा, तो यहां हो जाएगा s v1 v3 प्लस v3 से v3 कैंसिल हो जाएगा तो v1 v2 और s बचेगा v1 v2 s, ठीक है। इसको थोड़ा हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तीनों जगह पे s s s कॉमन है, तो s हम बाहर ले लेंगे डिवाइडेड बाई, अब बचेगा ब्रैकेट के अंदर बचेगा v2 v3 प्लस v1 v3 प्लस v1 v2, और नीचे हो जाएगा v1 v2 v3, ये वाला टर्म, ठीक। तो ये टोटल टाइम निकल गया, ठीक है। अच्छा, यहां हम टोटल डिस्टेंस भी लिख सकते हैं, टोटल डिस्टेंस, ठीक। तो कितना हो गया s प्लस एस यानी के 3s, ठीक है। अब हम एवरेज स्पीड वाले फॉर्मूले पे इन वैल्यूज को रख देंगे, ठीक। तो चलिए यहां पे एवरेज स्पीड को v बार से दिखाया जाता है, तो टोटल डिस्टेंस जो कि 3s आ गया डिवाइडेड बाई टोटल टाइम ये आया है क्या, s ब्रैकेट v2 v3 प्लस v1 v3 प्लस v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 v2 v3। अब आप यहां देख सकते हो s और s कैंसल हो जाएगा, ये वाला टर्म टॉप में चला जाएगा, तो 3v1 v2 v3 डिवाइडेड बाई ये बच जाएगा v2 v3 प्लस v1 v3 प्लस v1 v2। तो ये आ गया एवरेज स्पीड, ठीक है। चलिए इसी तरह का एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, सवाल क्या है, इफ अ बॉडी, इसको क्वेश्चन नंबर 13 कर देंगे। इफ अ बॉडी कवर्स 3 इक्वल डिस्टेंसेस विथ स्पीड्स 10 मीटर पर सेकेंड, 12 मीटर पर सेकेंड एंड 8 मीटर पर सेकेंड, देन व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी। ये ठीक वही क्वेश्चन है जो अभी हमने सॉल्व किया था, ठीक। फर्क इतना है कि यहाँ पे v1 v2 और v3 ना लिख करके उसका वैल्यू दे दिया है, ठीक है। तो डायरेक्ट जो रिजल्ट आया था उससे हम सॉल्व कर लेंगे। क्या रिजल्ट आया था एवरेज स्पीड का, आया था 3v1 v2 v3 डिवाइडेड बाई v1 v2 v3 प्लस v1 v3
प्लस V1 V2, यही रिजल्ट आया था। तो बस डायरेक्ट हम इसी का यूज करके आंसर पा सकते हैं। तो जब भी 3 इक्वल डिस्टेंस कवर होने का अलग अलग स्पीड दिया हो तो सीधे आप इस फॉर्मूले से उसका आंसर पा सकते हो। ठीक है, ये फॉर्मूला कैसे आया हम पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं। तो 3 इंटू V1 कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, V2 12 मीटर पर सेकेंड, V3 8 मीटर पर सेकेंड, डिवाइडेड बाई V2 V2 10 है और V3 8 है, प्लस V1 V3। तो V1 10 है, V3 8 है, फिर V1 V2, तो 10 इंटू 12 है। ठीक है, इसे आप सॉल्व कर लो, कितना आने वाला है। ऊपर अभी रहने देते हैं, 3 इंटू 10 इंटू 12 इंटू 8, नीचे 10 8 या 80, ये V2 V3 था ना, V2 V3 यानी 12 और 8 होगा यहाँ पे। ठीक है, तो 12 8 या 96 प्लस 10 8 या 80 प्लस 10 इंटू 12 120। तो ऐड करेंगे सबको, तो ऐड करेंगे तो कितना होगा 3 इंटू 10 इंटू 12 इंटू 8, ये 80 और 120 200 और 96 कितना हो गया 296 हो गया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमें यह आंसर मिलता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, इफ अ बॉडी ट्रेवल्स विथ स्पीड्स V1 V2 एंड V3 फॉर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, फाइंड एवरेज स्पीड। यहाँ पे क्या कह रहा है, इससे पहले तो हमने देखा कि डिस्टेंस इक्वल था, अभी क्या कह रहा है टाइम इक्वल है। ठीक है, इंटरवल ऑफ टाइम जो है वो इक्वल है। ठीक है, यानी कुछ टाइम तक वो V1 स्पीड से चला होगा, फिर उतने ही टाइम तक वो V2 स्पीड से चला होगा, और फिर अगले उतने ही टाइम तक वो V3 स्पीड से चला होगा। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। फिर से वही बात, निकालना क्या है एवरेज स्पीड। तो कंसेप्ट हमारा वही होगा, एवरेज स्पीड का कंसेप्ट क्या है, एवरेज स्पीड का कंसेप्ट वही है भाई, टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, कंसेप्ट वही है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको, टोटल डिस्टेंस यहाँ पे कैसे फाइंड करते हैं। ठीक, तो पहले T टाइम तक वो V1 स्पीड से चला होगा। ठीक है, फॉर फर्स्ट टाइम इंटरवल T। ठीक है, शुरू वाले टाइम इंटरवल T के लिए। तो देखिए अब हमें ना डिस्टेंस यहाँ मिसिंग है, तो डिस्टेंस निकालेंगे हम लोग। तो डिस्टेंस बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा, फिर आप यहीं से ट्राई कर सकते हो, है ना, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम। तो देखिए डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम हो जाएगा। तो फॉर फर्स्ट टाइम इंटरवल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो V1 इंटू T। ठीक है, अच्छा फॉर सेकेंड टाइम इंटरवल, तो टाइम उतना ही लगेगा, कह रहा है इक्वल टाइम इंटरवल ले रहा है, टाइम फिर T है, लेकिन इस बार स्पीड V2 है, तो स्पीड अलग है तो डिस्टेंस भी अलग आएगा। तो मान लेते हैं ये, तो S2 बराबर क्या हो जाएगा V2 इंटू T हो जाएगा। इसी तरह फॉर थर्ड टाइम इंटरवल, तीसरा जो टाइम इंटरवल है T, है ना, तो तीसरे टाइम इंटरवल में वो अलग स्पीड से चल रहा है, तो फिर जो इसका डिस्टेंस होगा वो अलग आ जाएगा, है ना। 3 ले लेते हैं S3, तो ये हो जाएगा V3 इंटू, तो
शुरू के टाइम इंटरवल टी में S1 डिस्टेंस चलता है, अगले टाइम इंटरवल टी में S2 डिस्टेंस चलता है और अगले टाइम इंटरवल टी में S3 डिस्टेंस चलता है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, तीनों को जोड़ देंगे, टोटल डिस्टेंस है ना, S1 V1t, S2 V2t और S3 V3t। तो तीनों जोड़ देंगे हम लोग, V1 इंटू टी प्लस V2 इंटू टी प्लस V3 इंटू टी। टोटल डिस्टेंस कवर हो गया। तब हम निकाल सकते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस ये आया कितना, V1, अच्छा टी 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 तीनों जगह कॉमन है, तो हम V1 प्लस V2 प्लस V3 और टी बाहर निकाल देंगे। और यहाँ टोटल टाइम कितना है, तो टी 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 टोटल टाइम कितना हो गया 3t। तो t से t कट गया, तो एवरेज स्पीड आया क्या, V1 प्लस V2 प्लस V3 बाई टी, सॉरी बाई 3। ये तो बड़ा सिंपल निकल आया। यानी ये क्या है, ये तो मीन वेलोसिटी है। और वैसे एवरेज स्पीड का मतलब ही होता है ना, मीन स्पीड। तो ये मीन स्पीड निकल आया, यानी तीनों को जोड़ दो, 3 से डिवाइड कर दो। ठीक, तो चलिए इसी पर बेस्ड है, इसी कंसेप्ट पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल और ले लेते हैं। तो यहाँ डाटा चेंज करते हैं, स्पीड V1 के जगह पर रख देते हैं। चलिए वो 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, और स्पीड V2 की जगह पे कर देते हैं 25 मीटर पर सेकंड, और V3 के जगह पर 10 मीटर पर सेकंड कर देते हैं। ठीक है, तो एवरेज स्पीड कितना निकलेगा, देखिए इसी कंसेप्ट पर बेस्ड आप निकाल सकते हो, है ना। आंसर क्या होगा, सीधा सीधा तीनों को जोड़ देना है, 20 मीटर पर सेकेंड, 25 मीटर पर सेकेंड प्लस 10 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई 3। कितना हो जाएगा, 20, 20, 45 एंड 10, 55। तो 55 बाई 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन है यहाँ पे, द डाटा रिगार्डिंग द मोशन ऑफ 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स A and B आर गिवन इन द टेबल, स्टेट वेदर द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इज यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। A और B दो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनका जो डाटा है वो इस टेबल में दिया गया है। ठीक है, डाटा में क्या क्या है, टाइम और डिस्टेंस। ठीक, हमको बताना है कि वो यूनिफॉर्म मोशन में है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो पहले तो हमें कंसेप्ट पता होना चाहिए यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर होना चाहिए। ठीक, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, इक्वल टाइम इंटरवल में नॉन इक्वल डिस्टेंस कवर होना चाहिए। तो देखते हैं कौन इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है। ठीक है, तो पहले हम एनालाइज करते हैं ए के लिए। ठीक, फॉर ए, ठीक है, देख सकते हो 9:30 से 9:35 तक। ठीक है, टाइम कितना हो गया, 5 मिनट्स। टाइम मिनट में दिया हुआ है। ठीक, 9:30 से 9:35 को ये टाइम देख सकते हो, 9:30 से 9:35 तक 5 मिनट हुआ। इतने टाइम में वो कितना डिस्टेंस कवर किया, शुरू में उसका डिस्टेंस 5 था और अगले 5 मिनट में 10 हो गया, तो 5 से 10 हो गया। कहने का मतलब है ये 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया है ना। इसमें से इसको माइनस करोगे तो 5 मिलेगा। तो डिस्टेंस कितना कवर करता है, 5 मीटर। ठीक, अच्छा नेक्स्ट 9:35 से 9:40 तक देखिए, 9:35 से 9:40 तक टाइम फिर 5 मिनट हो गया, टाइम फिर 5 मिनट है। डिस्टेंस कितना कवर करता है वो, 10 से 15 हो गया। कहने का मतलब फिर उसने 5 मीटर ही डिस्टेंस कवर किया। ठीक,
फिर देखते हैं 9:35 से 9:40 से 9:45 तक। ठीक है, टाइम फिर से उतना ही है और डिस्टेंस देखिए कितना है, 15 से 20 हो गया, 15 से 20 तो फिर 5 ही हुआ। ठीक है, फिर इसी तरीके से 9:45 से 9:50 तक टाइम फिर हो गया 5 मिनट और डिस्टेंस हो गया 20 से 25, यानी कि फिर 5 मीटर उसने डिस्टेंस कवर किया। तो यहाँ क्या देख रहे हैं हम लोग कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो इसका मतलब मोशन ए का जो होगा वो यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, सिंस ए कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल therefore A is in uniform motion। A is in uniform motion। A का मोशन कैसा हो जाएगा, यूनिफॉर्म हो जाएगा। ठीक, अब इसी तरह हम चलिए B के लिए देखते हैं, B का क्या हाल है। ठीक है, तो B के लिए टाइम इंटरवल तो यही रह जाएगा। ठीक, टाइम इंटरवल तो यही रह जाएगा भाई, हमेशा 5-5 मिनट का ही गैप है। खाली डिस्टेंस देख लेते हैं, शुरू में उसका 2 था, 5 मिनट बाद हो गया 10, तो कितना कवर किया, 10 - 2 यानी कि 8 मीटर कवर किया। नेक्स्ट 5 मिनट में 10 से 19 हो गया, यानी कि 9 मीटर कवर किया। नेक्स्ट 5 मिनट में 19 से 25 हो गया, यानी कि 6 मीटर कवर करता है वो। और नेक्स्ट 5 मिनट में 25 से 25 ही रहा, यानी कि 0 डिस्टेंस कवर करता है। ठीक, तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, हर 5 मिनट में वो इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा है। शुरू के 5 मिनट में 8 मीटर चलता है, नेक्स्ट 5 मिनट में 9 मीटर चलता है, नेक्स्ट 5 मिनट में 6 मीटर चलता है, नेक्स्ट 5 मिनट में चलता ही नहीं है, 0 है। तो इसका मतलब क्या हो गया, बी के बारे में क्या लिखेंगे, सिंस बी कवर्स, यहां भी बी कर देंगे, ये बी के लिए है, बी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस, है ना, अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल, देयरफॉर बी इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन है यहाँ पे, अ ट्रेन 120 मीटर लॉन्ग मूविंग ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक विथ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है जो कि 120 मीटर लॉन्ग है, ठीक है, और ये एक स्ट्रेट ट्रैक पे चल रहा है, सीधी ट्रैक पे चल रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से, मतलब इसकी स्पीड वेरी नहीं कर रही है। ठीक है, चलिए, पासेस पोल इन 6 सेकेंड्स, और एक पोल है रास्ते में जिसको वो 6 सेकेंड में पास करता है। तो क्या रहा है, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की स्पीड बतानी है। फिर दूसरा है द टाइम इट विल टेक टू क्रॉस अ 50 मीटर लॉन्ग ब्रिज, एक 50 मीटर लंबे ब्रिज को क्रॉस करने में कितना टाइम ये लेगा। ठीक, तो पहले हम ये नंबर देख लेते हैं। ठीक है, देखिए कंसेप्ट ये है, मान लेते हैं ये कोई एक इतनी लंबी ट्रेन है। ठीक, ये इसके कंपार्टमेंट्स हो गए। चलिए, ये एक ट्रेन है। ठीक, और एक स्ट्रेट ट्रैक पे चल रहा है इस तरीके से। ठीक, अब मान लेते हैं इसके ट्रैक में कहीं पर एक पोल है, मान लेते हैं यहीं पे एक पोल है, किनारे है ये रोड के किनारे। ठीक, तो ये जो ट्रेन है इसकी लेंथ कितनी है, 120 मीटर, 120 मीटर लंबा है, और ये इस पोल को ना ऐसे पास करता है कितने टाइम में, 6 सेकेंड्स में। ठीक, 6 सेकेंड में ये पास कर देता है, तो इसकी स्पीड कितनी होगी, है ना। तो
स्पीड भैया आराम से निकलेगा, यहाँ सिर्फ स्पीड बोला है, मतलब एवरेज का कंसेप्ट नहीं लगाना, वैसे एवरेज और नॉर्मल स्पीड एक ही होता है, ठीक है। तो स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई टाइम टेकन, ठीक है। तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा ट्रेन, 120 मीटर, है ना। स्पोल को पास करने में इसे कम से कम 120 मीटर चलना ही होगा, और टाइम कितना लग गया, 6 सेकेंड। तो 120 से 6 को डिवाइड करो, आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। इस ट्रेन की स्पीड हो गई 20 मीटर पर सेकेंड, ये 20 मीटर पर सेकेंड से चल रही है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर बी का सॉल्यूशन देखते हैं। बी में क्या है, द टाइम इट विल टेक टू क्रॉस अ 50 मीटर लॉन्ग ब्रिज। अगर इसे 20 मीटर लंबा 50 मीटर लंबा ब्रिज मिल जाए तो इसे पास करने में कितना टाइम लगेगा, ठीक। तो चलिए यही समझ लेते हैं हम लोग। मान लेते हैं यहां पर पुल हटा देते हैं, अब यहां पर मान लेते हैं ब्रिज है, यहां से यहां तक एक ब्रिज है, पुल है, ठीक है, इस तरह का ब्रिज है, ठीक। और ये ब्रिज कितना लंबा है, 50 मीटर, और ये उसको क्रॉस करने वाला है, ठीक। तो कितना टाइम लगेगा, तो यहां पे ध्यान दीजिए, ये ब्रिज को क्रॉस करने में इसे टोटल कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, पहले तो वो निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए जब ये ट्रेन आगे बढ़ेगा, अगर ये 120 मीटर चलता है ना, ये पॉइंट ए अभी मान लेते हैं, अगर ये सिर्फ 120 मीटर चलता है तो ट्रेन का कुछ हिस्सा यहीं रह जाएगा, ठीक है। 120 मीटर में से ट्रेन का कुछ हिस्सा यहीं रह जाएगा, 50 मीटर ट्रेन यहीं रह जाएगा। अगर ये कितना चलता है, 120 मीटर खाली चलेगा तो, लेकिन कह रहा है कि ब्रिज क्रॉस भी करना है उसे, तो 50 मीटर और चलना पड़ेगा इसको, तब जाके ये ब्रिज क्रॉस होगा। तो टोटल कितना डिस्टेंस ये कवर करेगा, ठीक है। तो टोटल ये जो डिस्टेंस कवर करेगा वो हो जाएगा, इसे अपनी लेंथ तो इसे कवर करनी होगी जो कि है 120 मीटर, प्लस जो ब्रिज है उसकी लेंथ के बराबर भी ये जब चलेगा तब ब्रिज क्रॉस होगा, यानी कि 50 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस ये कवर कितना करने वाला है, 170 मीटर, ठीक। और इसकी स्पीड हमें पता है, अभी कैलकुलेट किया था, 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड है। तो हमें टाइम निकालना है, कैसे निकालेंगे टाइम, फॉर्मूला है हमारे पास, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस ये कितना कवर करने वाला है, 170 मीटर, और स्पीड है इसकी 20 मीटर पर सेकेंड, कट जाएगा 8.5 सेकेंड लगेंगे इसे, ठीक है। 8.5 सेकेंड में ये ट्रेन ब्रिज क्रॉस कर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस and attains a speed of 2000 centimeter per minute, then in 10 seconds find its acceleration in meter per second square और second in kilometer per hour square, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन किस पे बेस्ड है, एक्सेलरेशन पर बेस्ड है, ठीक। और एक्सेलरेशन का कंसेप्ट क्या है, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, यही कंसेप्ट है एक्सेलरेशन का। चलिए, तो यहां हम मालूम करेंगे, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से शुरू करता है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड। यहां खाली हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ डायरेक्शन वगैरह कुछ दिया नहीं, ईस्ट वेस्ट किधर जा रहा है कुछ दिया नहीं है, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी हो गई 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक। और किस स्पीड पे ये पहुंच जाती है, 2000 सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है। तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो है 2000 सेंटीमीटर पर मिनट। ध्यान दीजिए यहाँ पे यूनिट चेंज का मामला है, ठीक है, 2000 सेंटीमीटर पर मिनट।
तो हमें आंसर चाहिए मीटर पर सेकंड में और किलोमीटर पर आवर में। तो यहाँ पे हमें बदलना पड़ेगा। देखिए इसको तो बदलना आसान है, 0 मीटर पर सेकंड या 0 किलोमीटर पर आवर, एक ही बात हुई। ठीक है, यहाँ 0 0 ही रहेगा, इसको बदलना होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए 2000 है, ठीक, ये सेंटीमीटर में है, इसे मीटर में बदलना होगा। तो देखो सेंटीमीटर छोटा यूनिट है, मीटर बड़ा यूनिट है, तो छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में बदलने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ता है। ठीक, 100 से डिवाइड कर देंगे तो सेंटीमीटर मीटर में बदल जाएगा। तो चलो ये तो मीटर आ गया। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे नीचे क्या है, मिनट है, तो मिनट को सेकंड में बदलना है, तो क्या करेंगे 60 से हम लोग डिवाइड कर देंगे। ठीक, डिवाइड करने का मतलब डिनोमिनेटर में 60 लगा देंगे, तो ये बदल जाएगा किसमें, ये बदल गया मीटर पर सेकंड में बदल गया। ठीक, तो ये 3 zeros, ये 2 and 1 3 zeros कट जाएगा, तो 2/3 यानी कि आएगा 1/3 मीटर पर सेकंड। ये आ गया फाइनल वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में। इसी को अगर हम किलोमीटर पर आवर में बदलना चाहे तो देखिए किलोमीटर पर आवर को, है ना, कभी भी अगर हमारे पास मान लीजिए किलोमीटर पर आवर है और इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो हम क्या करते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये मीटर पर सेकंड में बदल जाता है। तो अभी जस्ट इसका रिवर्स प्रोसेस है, मीटर पर सेकंड को बदलना है किलोमीटर पर आवर में। ठीक, तो क्या करेंगे, ये 18 देखिए इधर आके क्या बन जाएगा, न्यूमरेटर, और 5 बन जाएगा डिनोमिनेटर। तो मीटर पर सेकंड को बदलना है हमें किलोमीटर पर आवर में, तो क्या करेंगे हम 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जस्ट उसका उल्टा, तो ये बदल जाएगा किलोमीटर पर आवर में। ठीक, तो चलिए पहले हम एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, इसमें मीटर पर सेकंड में। तो जब मीटर पर सेकंड में निकालना हो तो ये वाला डाटा यूज करेंगे। तो क्या है v माइनस u/t फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी हमें मिला यहाँ पे कितना 1/3 मीटर पर सेकंड। इनिशियल तो 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई टाइम कितना लग रहा है 10 सेकेंड्स। ठीक है, तो 1/3 में से 0 माइनस करेंगे तो 1/3 ही रहेगा, और ये 10 ऊपर चला जाएगा। ठीक, तो 10 को 3 से डिवाइड करो तो हो जाएगा 1/3 10/1 नीचे ही रहेगा ये, तो 1/3 इंटू 10। ठीक, क्यों नीचे रहेगा, देखो 10 को 10/1 लिख सकते हैं ना हम लोग। तो ये कितना लेयर में हो गया 1 2 3 4, तो सबसे नीचे वाला 1 ऊपर जाएगा। ठीक है, तो 1 के ऊपर जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हो जाएगा 1/30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या आंसर आया मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया ये। ठीक है, तो हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट किसमें निकालना है हमें आंसर, हमें निकालना है किलोमीटर पर आवर में। तो एक्सेलरेशन क्या करेंगे, फाइनल तो ये हो गया, 3 से कटेगा, कट जाएगा 3 6 जा, तो आएगा 6/5 किलोमीटर पर आवर। ये फाइनल हो गया, यानी v के जगह में, और इनिशियल u तो 0 है, डिवाइडेड बाई, अब देखिए यहाँ पे टाइम जो है वो सेकंड में है, तो इसको आवर में बदलना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो 10 सेकेंड्स को आवर में कैसे बदलेंगे हम लोग, 10 सेकेंड्स, तो इसको क्या करना पड़ेगा 3600 से डिवाइड कर देना पड़ेगा, तो ये आवर में बदल जाएगा। ठीक, कभी भी सेकंड को आवर में बदलना हो 3600 से डिवाइड कर दो। ठीक, तो 1/3600 ये आवर में आ जाएगा। ठीक, तो चलिए देख सकते हैं यहाँ पे 4 लेयर, ये तो 0 है, 0 सब्ट्रैक्ट होकर के सेम रिजल्ट रहेगा 6/5 1/360। 4 लेयर में हो गया, तो सबसे बॉटम वाला ऊपर चला जाएगा, और पहले ऊपर से 6 है, तो यहां लिखता हूं मैं, शायद यहां दिखेगा नहीं, 6 इंटू 3600 डिवाइडेड बाई नीचे यहाँ पे कितना है 5 इंटू ये वाला 1। ठीक, तो 5 से डिविजिबल है ये, 5 7 जा 35 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करो, 0 6 2 जा 12, 6 7 जा
42 and 1 43,200 सॉरी 4,320 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। यह एक्सेलरेशन हो गया। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है, 10 सेकेंड है ना, तो यहाँ पे 10 रहेगा, ठीक है। 10 को डिवाइड करना होगा 3600 से, तो 10 है ना, यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो 10 कट जाएगा और ठीक है, तो हो जाएगा यहाँ पे 432 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। ये हो जाएगा आंसर, ठीक है।